Hey everyone, finally I'm with the 24th January Shift 2 paper. I know I'm थोड़ा सा late, I was caught up with my classes and all, but yeah, finally हम लोग आ गए हैं जनवरी का जो शिफ्ट 2 पेपर है 24 जैन का जो शिफ्ट 2 पेपर है उसको लेके. सो लेट्स सी वाज इट ऑन द सेम लाइन एज दैट ऑफ द अदर पेपर्स या फिर कुछ डिफरेंट था, कुछ नए क्वेश्चन आए हैं. एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा वेरिएशन था इसका. ठीक है, शुरू करते हैं आज का पेपर. पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया देखते हैं. सॉलिड स्फीयर दिया है, हॉलो स्फीयर भी दिया है, रोल्स डाउन प्योरली बोला है, इक्वल डिस्टेंस. अच्छा, इक्वल डिस्टेंस बोला गया है ना, और सेम प्लेन दिया है. हमें फॉर्मूला पता ही है उसका कि एक्सेलरेशन क्या होता है इसका, या फिर ए का फॉर्मूला क्या है जो एक शॉर्टकट है, क्या होता है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के. के क्या होता है आपको पता ही है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहला कोफिशिएंट है, उसको हमने के मान लिया है. ठीक है, तो जैसे कि सॉलिड स्फीयर के लिए के क्या हो गया 2/5, फॉर हॉलो स्फीयर के क्या हो गया 2/3. ऑब्वियसली आपको समझ आ गया किसका के ज़्यादा है, के ऑफ 2 इज ग्रेटर देन के ऑफ 1. तो अगर के ज़्यादा है एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, कम ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि उल्टा है के, नीचे है के. अगर A2 कम है, एक्सेलरेशन कम है, तो टाइम उसको क्या लगेगा ज़्यादा. इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, तो जिसको कम एक्सेलरेशन होगा उसको टाइम ज़्यादा लगने वाला है. तो T2 जो होगा वो हो गया ग्रेटर देन T1. सिंपल सा ही सवाल था, रोलिंग मोशन पे बेस्ड, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन. इवन तो ये पार्ट सिलेबस में मेंशन नहीं है अलग से, बहुत लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं, बट आप लोग देख लेना क्योंकि हर पेपर पे एक सवाल इससे आ ही रहा है. ठीक है, 11th का क्वेश्चन है ये, रोटेशनल मैकेनिक्स से पूछा गया है. आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो +4 नंबर लेके. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें. अगला जो सवाल है, सॉलिड स्फीयर दिया है, विदाउट स्लिपिंग बोला है, ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, रोलिंग मोशन पे ही बेस्ड है बट हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन नहीं है. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. सिंपल सा सवाल लग रहा है, कर लेते हैं सॉल्व इसको. तो के ई ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाई के ई रोटेशनल. एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर. रोटेशनल क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर. आई आपका मिल जाएगा 2/5 mr स्क्वेयर. सॉलिड स्फीयर दिया है टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वेयर. हाफ कैंसल्स आउट, एम कैंसल्स आउट. रोलिंग मोशन बोला गया है तो v इक्वल टू आर ओमेगा ऑब्वियसली वैलिड होगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा. तो ये आपका बन जाएगा सिंपली 5/2. तो बहुत ही आसान सा सवाल था, मार्क करते हैं और इसमें भी आगे बढ़ जाते हैं. लिख लेते हैं इसमें कि 11th का क्वेश्चन है और रोटेशनल का क्वेश्चन है. ठीक है, आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़ सकते हैं आराम से. फेवर में अब तक पेपर, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दिया गया है जी, ऑन अनदर प्लेनेट हुज डायमीटर इज 1/3 दिया गया है, मतलब ग्रेविटेशन का सवाल है. सेम मास बोला गया है, वहाँ पे जी डैश बोला है, जी डैश और जी में रिलेशन चाहिए. देखने में एकदम सिंपल सा ही सवाल लग रहा है, सॉल्व कर लेते हैं. तो पहला इक्वेशन लिख लिया गया, जी का वैल्यू क्या होता है gm/r². यहाँ पे मास और आर दोनों हमने अर्थ का लिया है. अगर जी डैश की बात करें, जी डैश क्या हो जाएगा आपका gm डैश ना, m डैश और m सेम ही चीज़ है. आर डैश की बात करें, आर डैश क्या हो गया आपका r/3 हो गया, क्योंकि डायमीटर अगर 1/3 है तो रेडियस भी 1/3 ही होगा. तो ये आपका बन जाएगा 9gm/r². और gm/r² का वैल्यू आपने देखा ही है कि इसका वैल्यू क्या है, g है. और जी डैश इक्वल टू अगर ng बन गया तो n का वैल्यू क्या हो गया 9. तो ये भी आसान सा सवाल है, मार्क कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. 11th का क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन अब तक जो आए वो 11 से ही है. तो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है ये, आसानी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे भी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या दिया गया है कि ऑब्जेक्ट दिया है ऑफ मास, रेस्ट मास m0, रेस्ट मास दिया है ना, हैज मोमेंटम p, टोटल एनर्जी E दिया है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट. अच्छा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया है. तो बेसिकली हमें m0, p और E में एक रिलेशन चाहिए. ये रिलेशन क्लास में लिखाया जाता है डायरेक्टली, यहाँ से ही हमारा वो जो E = mc² वाला पार्ट है वो भी आ जाता है. बट एक बार कर लेते हैं कि कैसे करना है, इसको देख लेते हैं. तो डिराइव कर लेते हैं एक बार. ठीक है, तो एक बार हमें जो रिलेशन पता है वो क्या होता है कि मास, अगर एक पार्टिकल v स्पीड से जा रहा हो, उसका मास इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, दोनों साइड पे हम स्क्वायर कर देते हैं. तो ये बन जाएगा m² टाइम्स ऑफ m0² डिवाइडेड बाई 1 - v²/c² लिख सकते हैं ना. मोमेंटम बनाना है तो v से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि v से ट्रैवल कर रहा है वो मास. तो m² v² इज इक्वल टू क्या होगा, m0² v² डिवाइडेड बाई 1 - v²/c². करेक्ट. तो एक बार इसको p² लिख सकते हैं हम लोग आसानी से. और ऊपर हमें चाहिए e का फंक्शन एक चाहिए और एक m0 का फंक्शन भी चाहिए ना, तो वहाँ पे समहाउ हमें e बनाना है. ठीक है, अगर e हमें बनाना है तो काम करो, मतलब हमें समहाउ mc² का एक एक्सप्रेशन यहाँ पे निकालना होगा. तो एक काम करते हैं, इसको ना c² से मल्टीप्लाई करते हैं
सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं चाहूँगा ऊपर मेरा सेम डिनोमिनेटर वाला टर्म बन जाए, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे लिख देते हैं वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, और नीचे रह गया वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है वो एक दूसरे का क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन गया आपका एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सॉरी एम नॉट हो गया यहाँ पे, ये समझ आ गया ना, डिवाइड करेंगे तो एक माइनस वन बच जाएगा, और प्लस में जो बचेगा वो हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, करेक्ट है। तो इसको उस साइड ले जाओ तो ये बन जाएगा एम नॉट स्क्वायर बाई एम नॉट बाई रूट ओवर ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हो गया आपका टू द पावर स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो एम नॉट बाई ये जो पूरा टर्म है ना रूट के अंडर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको एम बोल सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं एम स्क्वायर सी स्क्वायर टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं, इसमें से क्या हो सकता है, ठीक है, पी स्क्वायर आ गया, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, बढ़िया। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, एम स्क्वायर सी पावर फोर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर, लिख सकते हैं ना। इसका पर्पस यही था कि यहाँ पे मैं एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर, ये बन गया आपका ई, क्योंकि उस इंस्टेंट पे मास एम है तो एम सी स्क्वायर हो गया, ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर रह गया प्लस एम नॉट रेस्ट मास था और सी पावर फोर बन गया, ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम आसानी से ऑप्शन टू मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा सवाल था। अब अगर आपको एक्सप्रेशन याद नहीं होता तो आपको ये पूरा डिराइव करना पड़ता, बट मैंने क्लास में इस एक्सप्रेशन को लिखा दिया था अलग से। तो 12th का सवाल है, मॉडर्न फिजिक्स पे बेस्ड है, क्लास के नोट्स से सवाल आ गया था। जिन लोगों को ये फॉर्मूला पता था वो आप लोग सीधा इसको विदाउट डेरिवेशन करके आगे बढ़ सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए बॉब ऑफ मास m इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l दिया गया है इसका। इफ़ इट इज़ रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस r दिया है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दिया गया है, बढ़िया। मतलब इसमें बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, टेंशन इसमें t मान लो, तो इसका जो t साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा आपका m ओमेगा स्क्वायर r, और r को आप क्या लिख सकते हो एक बार देख लो ध्यान से, r कैन बी रिटन एज l साइन थीटा, है ना, r तो लिख सकते हैं, ये साइन थीटा कैंसल्स आउट, तो t क्या बन गया आपका m टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या हो जाएगा 9/π² टाइम्स ऑफ वेल ऑफ x पूछा है ना, x क्या है इसमें, अच्छा x ml बोला है, ठीक है। एक बार सॉल्व कर लेते देख लेते हैं। m यहाँ पे आ गया मास, ओमेगा क्या हो गया 3/π, रेवोल्यूशन में है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ l, ठीक है। पाई और पाई कैंसल्स आउट, ये 6 हो गया और इसका आंसर बन गया 36 ml, तो ये हो गया आंसर 36, ठीक है। चलो बढ़िया। लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन थोड़ा सा इन्वॉल्व है तो सर्कुलर मोशन मानते हैं इसको। 11th का सवाल है सर्कुलर मोशन पे, ठीक है। चलो, विच ऑफ द ग्राफ इज करेक्ट, F फ़ारेनहाइट है और C सेल्सियस है। इसका जो हाई पॉइंट लो पॉइंट वाला फॉर्मूला है ना, क्या था इसका, C - 0/100 - 0 इज इक्वल टू F - 32/212 - 32 विच इज़ 180 ना, याद है ना आपको। तो C क्या हो जाएगा आपका 5/9 F - 32। तो इसका अगर एक्सप्रेशन देखें y = mx - c का फॉर्म आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव होगा और इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, तो थर्ड ऑप्शन हो गया, मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आसान सवाल था। टॉपिक लिख लेते हैं इसका। 11th का सवाल थर्मो का, बेसिक सा सवाल पूछा गया है, एकदम बेसिक सवाल है ये। चलो आगे। एन आइडियल गैस इज अंडरगोन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस, देख लो यार, वापस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन सवाल पूछ लिया है, जैसे उस दिन भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, एरिया पे ही सवाल था, सेम सवाल यहाँ पे पूछ लिया गया है। द नेट हीट इजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग 1 साइकिल इज, 1 साइकिल है तो डेल्टा यू तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो डेल्टा क्यू से मतलब है हमें, डेल्टा क्यू अगर मान ले तो बस जो डेल्टा क्यू होगा वही वर्क डन होगा, तो वर्क डन निकाल लेते हैं। इसमें वर्क डन में एक चीज़ देख लो यार, ये सर्कल तो दिखता है बट इसमें हम फॉर्मल एलिप्स का यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ द स्केलिंग फैक्टर जो मैंने क्लास में बताया था। तो इसमें जो एरिया हम मानेंगे, एरिया हम मान लेंगे पाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, नहीं पाई ए बी जो एलिप्स का फॉर्मूला है इसका बाई 2, क्योंकि आधा एरिया निकाल रहे हैं हम लोग। तो पाई ए बी अगर देख लें, ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 200/2, 200/2 ना मतलब 100। बी का वैल्यू हो जाएगा क्या यहाँ पे एक बार देख लो, बी का वैल्यू हो जाएगा ये डिस्टेंस ना, ये कितना हो जाएगा आपका सेम 100, मतलब पाई आर स्क्वायर से भी सेम आंसर आ जाता, बट इट्स फाइन ओनली जो मेथड है वो फॉलो करते हैं। बाई 2 करेक्ट, 2 से डिवाइड कर दो, ये वहाँ पे किलो पास्कल cm³ है वो खुद में एडजस्ट हो जाएगा, तो मतलब कर लेते हैं ठीक है आपके तसल्ली के लिए। पास्कल में कन्वर्ट हो गया बाई 10⁻6, cm³ मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, तो इसका जूल में कन्वर्शन आ गया। ठीक है, तो ये जो 0.0003 कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा 5 पाई जूल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें थर्मो का सवाल था, आसान सवाल था, 11th थर्मो। एरिया हाफ करना भूलना नहीं है, ठीक है। और अगर इसमें वैल्यूज़ डिफरेंट होते तो पाई आर स्क्वायर मत यूज़ करना, पाई ए बी यूज़ करना, याद रखना इस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू क्यू नॉट, स्टैटिक्स का सवाल है, आर प्लेस्ड एज शोन इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज K1 इन केस 1 एंड PE ऑफ सिस्टम इज K2 इन केस 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K2 माइनस K1। चलो निकालते हैं यार, निकालते हैं। K1 क्या हो जाएगा, 4 चार्जेस हैं तो 6 पेयर बनेंगे, तो K/Q0² हो गया, ऐसे 4 पेयर्स बन गए। ठीक है, इन दो का एक, इन दो का एक, इन दो का एक, इन दो का एक, ऐसे 4 पेयर बन गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस एक पेयर का हो जाएगा K/Q0²√2a, और ऐसे भी 2 बन जाएंगे ना, जाएगा K1। अब K2 निकालते हैं, K1 क्या हो जाएगा, K2 क्या हो जाएगा, इन 4 का 4 बन जाएंगे पेयर, तो क्या हो जाएगा इसका K/Q0², ये a/2, ये a/2, ये क्या हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ a/2। बढ़िया, ऐसे कितने 4 पेयर्स है, और अब और 2 पेयर होंगे इन दोनों के, इन दोनों के, तो क्या हो जाएगा वो K/Q0² टाइम्स ऑफ कितना 2, ऐसे 2 पेयर्स है। ठीक है, अब माइनस करते हैं यार, तो इसका रह गया 4 K/Q0² प्लस √2 K/Q0², यहाँ पे बन गया आपका 8 K/Q0²√2, मतलब और सिंपली लिख सकते हैं इसको यार, यहाँ पे 8 बन गया 2√2 K/Q0² प्लस 2 K/Q0²। अब माइनस कर दो। ठीक है, तो K2 माइनस K1 अब करोगे ना, आपको क्या दिख जाएगा √2 K/Q0² माइनस 2 K/Q0²। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, इतना कॉम्प्लेक्स आंसर क्यों आ रहा है इनका। छः पेयर बनेंगे 4 × 3/2, तो 6 पेयर्स हो गए, तो पहले के 4 के K1 का वैल्यू आ जाएगा K/Q0²a इंटू 4 टाइम्स, देन K/Q0² √2 और इसके 2 टाइम्स। बढ़िया, नेक्स्ट बन जाएंगे K/Q0²a/2, तो दैट्स √2 a/2। ठीक है, और 2 का रह जाएगा K/Q0²a टाइम्स ऑफ 2। ठीक है, गलती अब तक तो नहीं दिख रही है मुझे, तो ऊपर आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा √2 ऊपर, ये भी सही है। यहाँ पे आ जाएगा 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आ जाएगा आपका 4√2। यहाँ पे एक छोटी सी गलती होगी मुझसे, 4√2, यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो माइनस करोगे ना, यहाँ पे 3 बन जाएगा और यहाँ पे -2 बन जाएगा, तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ना, ये रह जाएगा 3√2 -2, तो ऑप्शन 1 आ गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था बट आसान सा ही सवाल था। 12th का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट्स पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ इन एडियाबैटिक प्रोसेस वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड फ्रॉम V to V/2 देन टेम्परेचर इज ऑल्सो डिक्रीजेस। चलो देखते हैं, PV⁻γ क्या होता है आपका कांस्टेंट। अब मुझे ये भी पता है कि P को इन टर्म्स ऑफ T कैसे लिखते हैं, इसको T/V लिख सकते हैं हम लोग, टू द पावर V पर गामा इक्वल टू कितना कांस्टेंट,
क्योंकि पी इक्वल टू एन आर टी पता ही है, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी फैक्ट है। तो टी वी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ना। तो अगर मान लो मैं टी वन टाइम्स ऑफ वी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू टाइम्स ऑफ वी बाई टू टू द पावर गामा माइनस वन करता हूँ, तो ऑब्वियसली वी पावर वाला कट जाएगा और टी टू क्या बच जाएगा, टू पावर गामा माइनस वन टाइम्स ऑफ टी वन से कोई सा भी मान लो, से गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, से गामा क्या हो सकता है 5/3 हो सकता है, मतलब जो 1 से ज़्यादा ही होता है ना, क्योंकि सी पी बाई सी वी होता है, सी पी सी वी से ज़्यादा ही होता है, तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा आपका टी टू ग्रेटर देन टी वन। तो इफ़ वॉल्यूम डिक्रीजेस टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस। एक बार चेक कर लो यार, 2 पावर 2/3 बन जाएगा टाइम्स ऑफ टी वन, ऐसे हो जाएगा ना आपका। तो इट्स लाइक 4 पावर 1/3 टाइम्स ऑफ टी वन, कुछ ऐसा फैक्टर बन जाएगा आपका। और ये 4 पावर 1/3 क्या होता है बेसिकली, 1 से ज़्यादा ही होता है ना यार, तो 1 से ज़्यादा हो तो टी टू बढ़ गया ना, तो पहला स्टेप तो गलत ही हो गया, तो स्टेप 1 फॉल्स है, आगे बढ़ लो। फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सिबल एज वेल एज एडियाबेटिक, हाँ करेक्ट ही है ये। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें 11th का क्वेश्चन है और थर्मो का सवाल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्लोइंग। तो सिंपल सवाल आ गया यार, मेरे एकदम टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया ही था मैंने, तो आगे बढ़ लेते इसमें। पहला क्या था, आप ऐसे याद कर लो, रेडियो वेव था, फिर ऐसा कुछ था ना, आई एम रेडियो, मैंने ऐसे सिखाया था, मतलब ये क्या हो, इंफ्रारेड, देन माइक्रो, यहाँ पे वी आर था, और यहाँ पे यू वी एक्स वाई, ऐसा था, याद है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया यहाँ पे, रेडियो का, माइक्रोवेव है ना, सबसे पहले माइक्रो का हो जाएगा 4 ग्रेटर देन, इसके बाद आ रहा है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, इंक्रीजिंग बोला है, तो सबसे ज़्यादा 4th का आएगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है यूवी, सॉरी इसके बाद आ रहा है इंफ्रारेड, तो 1 आ गया। इसके बाद आ रहा है यूवी, तो ये 3 आ गया। उसके बाद आ रहा है एक्सरे, 2 आ गया। तो 2 3 1 4 ऑप्शन 3। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 12th के पोर्शन से आया है, EM वेव का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाइंड द फ्रिंज विड्थ इफ कंप्लीट YDAC इज इमर्स्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। अगर मीडियम चेंज कर दिया तो चेंज क्या हो जाएगा हमारा, फ्रिंज विड्थ पूछा है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, लैम्डा d/d। और अगर हमने चेंज कर दिया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा ना, वेलोसिटी क्या हो जाएगा उसका, c/μ आ जाएगा। अगर v चेंज हो, फ्रीक्वेंसी सेम है, लैम्डा भी चेंज हो जाएगा, तो लैम्डा इन डिफरेंट मीडियम क्या होता है, λ/μ। तो वेवलेंथ इन एयर दिया है 690, म्यू का वैल्यू है 1.44, कैपिटल डी का वैल्यू है 0.72, और इसका वैल्यू दिया है 1.5, है ना। 690 nm में है, ये तो 10⁻⁹ पे हो गया, ठीक है। ये मीटर में है डायमीटर, और डिवाइड बाय क्या हो गया उसका, 10⁻⁻3, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा उसका। कैलकुलेशन थोड़ा घटिया लग रहा है यार, ये 100 ऊपर चला गया, ये 10 चला गया ऊपर, ये 100 आ गया नीचे, 100 और 100 कैंसल्स आउट, 5 से काटो 3, 5 से काटो 2, 2 से काटो 72, है ना। 3 से काटो 14, नहीं 14 क्या 24, सॉरी 24, इससे काटो 3 से काटो 210, तो ये बच गया आपका 210 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻6, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो गलती कहाँ कर दिया हमने, लैम्डा 690 था, 10⁻⁹ डाल दिया, 1.44 डाल दिया नीचे, ऊपर आ गया d/कैपिटल स्मॉल d, तो 0.72 आ गया, नीचे स्मॉल d आ गया विच इज़ 1.5, 10⁻⁻3, कैपिटल d का आ गया उसका -9 आ गया। तो कैलकुलेशन अगर चेक करें तो 72 टाइम्स ऑफ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा, 210 बन जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है यार, 210 10⁻⁶ बन रहा है ना। इसको थोड़ा सुधार लेते हैं एक्सप्रेशन को, 0.21 10⁻⁻3, तो ये बन गया 0.21 mm। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन 1 दिख रहा है, तो वो मार्क करके आगे बढ़ते हैं, मुझे और तो कुछ नहीं दिख रहा है उस पर। तो 12th का क्वेश्चन है, YDAC का सवाल है ना। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स द आउटपुट विल बी 0। देख लेते एक बार, ये आ गया आपका AB, ये OR गेट है, तो ये A+B,
यहाँ भी a प्लस बी जा रहा है, यहाँ भी a प्लस बी जा रहा है, ये भी और गेट है, नॉर गेट है बेसिकली। तो a प्लस बी प्लस a प्लस बी, और इसका हो गया बार। आपको पता ही है a प्लस ए क्या होता है, a होता है, 1 + 1 0 होता है, 0 + 0 0 होता है। तो a प्लस बी का होल बार आ गया आपका आउटपुट, ये हो गया y, है ना। 0 आउटपुट पूछा है ना, तो बेसिकली अगर दोनों 0 हुए उसका बार 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ठीक है। आउटपुट 0 चाहिए हमको, तो 0 + 1 हो गया, तो 1 का बार क्या हो जाएगा आपका 0, ये सही है। सेम 1 + 0 का बार क्या हो जाएगा 0, ये भी सही है। 1 + 1 का बार क्या हो जाएगा 1 का बार मतलब 0, ये भी सही है। तो आंसर इज BCD, ठीक है। चलो 12th के क्वेश्चन से है, लॉजिक गेट्स का सवाल है, बढ़ते आगे। पावर ऑफ 2 सोर्सेस S1 एंड S2 आर इन द रेशियो 2:1, ठीक है। P ऑन द P2 क्वेश्चन में गिवन दिया है, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ 10⁻15 फोटोन्स पर सेकेंड, तो P का फॉर्मूला क्या पता है हमको, NHc/λ। तो पहले केस में P1 = N1hc/λ1, यह क्या पहला। P2 में क्या दिया है, N2 निकालना है ना, तो N2hc/ क्या हो जाएगा आपका λ2। तो P1/P2 क्या आ गया आपका N1/N2 टाइम्स ऑफ λ2/λ1, है ना। तो P1/P2 आ गया 2/1, N1/N2 आ गया आपका N1 तो निकालना है, सॉरी N2 निकालना है, 10⁻15/N2, λ2/λ1 हो गया आपका 300/600, है ना। λ2 300 है, λ1 600 है, तो ये आपका बाई 2 आ गया, 2 कैंसिल आउट हो गया। तो N2 आ गया आपका 0.5 टाइम्स ऑफ 10⁻15, मतलब 5 टाइम्स ऑफ 10⁻14। सिंपल सवाल था, डायरेक्ट फॉर्मूला भी सवाल था ये, ठीक है। 12th का सवाल है मॉडर्न पे बेस्ड। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैन मूव विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी वेक्टर, गलत बात है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, कैन मूव बोला है ना यार, इसमें थोड़ा सा तो इशू है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को मैंने वेलोसिटी इधर दिया और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो ऑब्वियसली इसका V सेम ही रहेगा ना, चेंज थोड़ी होगा, क्योंकि V क्रॉस भी तो 0 है। तो कैन मूव में तो हाँ सही आंसर है यार, स्टेटमेंट में सही बोल सकते हैं। इन द अबव केस द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सही बात है। अगर उसी डायरेक्शन पे नहीं हुआ, अगर उल्टा डायरेक्शन में भी हुआ, तो उसका वेलोसिटी रिवर्स भी हो सकता है, बट एक बार देख लो स्टेटमेंट 2 गलत है एक्चुअली, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। इसमें एक चीज़ गलत है यार, V के डायरेक्शन पे नहीं हो सकता। अगर V के डायरेक्शन में हो गया, उसमें फोर्स उस तरफ लगेगा ना, नहीं, या तो फोर्स 0 लगेगा, सॉरी सही 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 आंसर है शायद। V क्रॉस भी है ना, तो इसमें F क्या हो जाएगा 0। F अगर 0 है तो वो कांस्टेंट V के साथ मूव करता ही रहेगा, ठीक है। स्टेटमेंट 2 भी सही है, ऑपोजिट भी हो सकता है, तो ठीक है, आई थिंक वो सेम ही मीन कर रहा है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोला गया है, सही बात है, ठीक है। तो 12th का सवाल है बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते चलो। ड्रोन कैमरा दिया है, सिचुएटेड एट हाइट ऑफ 18 किलोमीटर, कैप्चर्स एन इमेज ऑफ दिस ऑन अ कैमरा फिल्म ऑफ साइज 2x2, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड इन कैमरा इन mm, ठीक है। एक ड्रोन कैमरा दिया है यहाँ पे, कितना हाइट ऊपर 11 किलोमीटर हाइट, 18 किलोमीटर हाइट ऊपर, कैप्चर्स एन इमेज ऑफ एरिया 400 किलोमीटर स्क्वायर ऑन ए कैमरा फिल्म ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं। थिंक हाइट 18 किलोमीटर दिया है, 400 किलोमीटर स्क्वायर का एक इमेज हमने कैप्चर किया है, ये फिल्म मान लो इसको, तो जिस पे अच्छा इसका ही एरिया फिर 2 cm स्क्वायर होगा ना यार, क्योंकि इसी में इमेज जो है वो कैप्चर होगा, तो 2 cm स्क्वायर अगर देख ले इसको तो ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो गया, तो यही शायद ऑब्जेक्ट हो गया। ओ ड्रोन कैमरा सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ दिस कैप्चर्स एन एरिया ऑफ दिस ऑन अ कैमरा फिल्म ऑफ साइज दिस, अच्छा समझा, ठीक है। थोड़ा सा गलती था यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे एक लेंस होगा, ठीक है, जो इसका फोकल लेंथ हमें निकालना है।
इसका हर एक साइड 20 किलोमीटर हो गया, मतलब स्क्वायर दिख तो नहीं रहा बट ये स्क्वायर ही है मान लो, ठीक है। और इसका एरिया 2 cm स्क्वायर, नहीं सॉरी, एक 2 cm लेंथ, मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा ना इसका, मतलब एक साइड 2 cm का बन जाएगा। तो बेसिकली इसका मैग्नीफिकेशन यहाँ से मिल जाएगा आई थिंक। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा इसका, 2 cm, मतलब इमेज हो गया ये, क्योंकि इसका ये एज ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज कैप्चर्स एन इमेज ऑफ एरिया दिस, तो ये 400 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज 2 cm स्क्वायर पे 2 cm × 2 cm में बनने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, 2 × 10⁻² आ गया इमेज का हाइट, और ऑब्जेक्ट का आ गया 20 × 10⁻3। तो यहाँ पे बन गया आपका 1/10, तो 1/10⁻⁻4 10⁻⁶, ये आ गया m मैग्नीफिकेशन। अगर मैग्नीफिकेशन मिल गया तो ठीक है, यहाँ से मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड आ गया हमको, ठीक है। अब रियल इमेज है तो ये इन्वर्टेड तो होगा ही, रियल इन्वर्टेड होता है। तो m का जो फॉर्मूला होगा वो हो गया तुम्हारा -10⁻⁻6, क्योंकि m इज़ इन्वर्टेड। लेंस के लिए होता है इसका v/u, v का अगर हम लिख लें कि u/f/, या फिर आप ऐसे देख लो, v का v चाहिए ना हमको, तो लेंस फॉर्म पता है 1/v - 1/u = कितना होता है 1/f, तो v क्या हो जाएगा u/f/u + f डिवाइडेड बाय आपका u आ गया, u और u कैंसल्स आउट, ये बच गया आपका f/u + f, है ना। तो यहाँ से एक बार देखते हैं कि -10⁻⁻6 है, तो f अगर हमें चाहिए तो f में हमें u पुट करना होगा ना। देन फाइंड द फोकल लेंथ इंटू 1 कैमरा सिचुएटेड हाइट ऑफ 10 किलोमीटर कैप्चर्स एन इमेज ऑफ दिस। तो अगर हम इस डिस्टेंस को u मान लें, ये v हो गया, तो हमारा ये टोटल डिस्टेंस 18 हो गया। तो यहाँ से एक बार देख लेते क्या सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आई थिंक u का एक फंक्शन तो मिल जाएगा मुझे, ज़रूरत थी क्या, v ही निकाल लेते हैं ना, सीधा v निकाल लेते हैं यार। ये दिख रहा है कि v कितना हो जाएगा तुम्हारा 18 - u हो जाएगा, तो v का वैल्यू आ जाएगा 18 - u, डिस्टेंस तो 18 - u हो गया ना, u को हम -u पुट कर देते हैं। 18 किलोमीटर यहाँ पे यार ध्यान से, 18 किलोमीटर है, 10⁻³ और 10⁻³ -u, ठीक है। u एक डिस्टेंस है, u वो डिस्टेंस है, और टोटल डिस्टेंस v 18 है, तो v वाला पार्ट क्या हो जाएगा 18 - u, तो डिस्टेंस पता है साइन पॉजिटिव होगा, तो v यहाँ से निकल जाएगा हमारा। तो 18 10⁻³ -u तुम्हारा आ जाएगा 10⁻⁻6u, ये आ गया एक u का एक्सप्रेशन। u बन जाएगा 18 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1 + 10⁻⁻6, जो कि बहुत ही कम होगा। ये आ गया u का वैल्यू। अब u पता है तो हमें चाहिए फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ कहाँ से आएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा हमारे पास ऊपर से। ऊपर का फॉर्मूला क्या है, f/u + f = कितना -10⁻⁻6, f हो जाएगा -10⁻⁻6u -10⁻⁻6f। तो f में अगर देखोगे ये बन जाएगा 1 + 10⁻⁻6, है ना, ये आ गया f का एक्सप्रेशन। और यहाँ पे u का एक्सप्रेशन एक बच गया, तो u को हम क्या लिख सकते हैं एक बार देख लेते हैं, नेगेटिव है ना u, हाँ सही होगा। तो u को लिख सकते हैं हम यहाँ पे 10⁻⁻6 टाइम्स ऑफ 18 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1 + 10⁻⁻6, ठीक है, सही बात है। यहाँ पे u का साइन नेगेटिव पुट करना होगा, ध्यान से एक बार, हाँ, माइनस माइनस कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे u का हमने वैल्यू पुट किया हमने। और ये 10⁻⁻6 को इग्नोर मार दो ना यार, f रख दो यहाँ पे, तो 10⁻⁻6 टाइम्स ऑफ 18 10⁻³ नीचे वाला पार्ट भी इग्नोर कर दो, ये बन जाएगा 18 10⁻⁻3, तो आंसर आ गया 18 mm। अच्छा सवाल था। मोस्टली मैंने यहाँ पे 2-3 इक्वेशन यूज़ किया है, एक मैग्नीफिकेशन का, एक मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f और uf का, और थर्ड इक्वेशन जो मैंने यूज़ किया है वो यूज़ किया है मैंने सीधा मैग्नीफिकेशन बोले v/u का। तो पहले इक्वेशन से मैंने u निकाला है, फिर u को सेकंड में पुट किया है, सेकंड में पुट करके हमने f निकाल लिया है 18 mm, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल मान सकते हैं इसको, 12th का सवाल है रे ऑप्टिक्स का। चलो आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर दिया है, कैरीज अ चार्ज ऑफ 4 brought in contact with an uncharged spherical conductor and they are separated by a distance r।
नाउ फोर्स बिटवीन देम इज डिटरमाइन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। अगर स्फेरिकल मान लेते हैं, आई थिंक अच्छा कुछ बोला नहीं गया है, तो सेम भी तो नहीं मान सकते हैं। अगर सेम मान भी लेते हैं, अगर कुछ एन में नहीं सॉल्व हो तो सेम मान लेंगे, ठीक है। तो एक कंडक्टर दिया है, इसका चार्ज कितना है 4 × 10⁻⁸। मान लेते हैं इसका रेडियस r1 है, ठीक है। फाइनली इसके साथ और एक रखा गया है चार्ज, और एक स्फीयर लाया गया है जिसका से r2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r बन गया है, ठीक है। तो अगर हमने शेयर करवा दिया तो उससे Q1 चार्ज बन गया, तो KQ1/R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा KQ2/R2 लिख सकते हैं। और हमें ये भी पता है K कैंसल्स आउट, Q1 + Q2 कितना हो गया, कितना है 4 × 10⁻⁸, ठीक है, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो आई थिंक R1 R2 के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो आई थिंक हमें सेम मान के ही उसको अप्रोच करना पड़ेगा, वरना कुछ वे आउट है नहीं। तो फोर्स का वैल्यू क्या दिया है KQ1 Q2 बाय कितना r², इसका वैल्यू है 9 × 10⁻³ तो क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो मैं Q1 Q2 सेम मान रहा हूँ, वरना R1 R2 का कुछ वैल्यू चाहिए, वरना ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो Q1 Q2 का वैल्यू इक्वल हो जाएगा फिर, तो 2 × 10⁻⁴ टाइम्स ऑफ 2 × 10⁻⁴ हो जाएगा यहाँ पे, -4 नहीं यार -8 डिवाइडेड बाई r² इज इक्वल टू कितना 9 × 10⁻³ तो r² तुम्हारा बन गया 9 × 10⁻9, 4 × 10⁻16, 9 × 10⁻3, 9 और 9 कैंसल्स आउट, 10⁻3 10⁻16 कैंसल्स आउट, ये बन गया 4 10⁻9 से कैंसिल होगा ना, 10⁻4 है ना, ठीक है। तो यहाँ से r बन जाएगा 2 10⁻², कुछ बोला नहीं गया है तो आई थिंक 2 मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं कि cm या मीटर कुछ मेंशन नहीं है, थोड़ा एम्बिगस सवाल है, तो आगे बढ़ सकते हैं। 12th का सवाल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। हाँ डेफिनेटली मैंने यहाँ पे ये माना है कि R1 और R2 जो होगा वो इक्वल होगा, वरना ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग डायग्राम पोलराइजर P1 एंड P2 आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, and P3 is aligned at 45 degree with respect to P1 and P2. If unpolarized light of intensity I0 is incident on P1 and P2 and light after passing through P3 is used in YDAC, at some point P where path difference is λ/3, what is the resultant intensity? ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे जो ऑर्थोगोनल बोला गया है ना, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा वो I0/2 ही बनेगा, यहाँ पे भी I0/2 ही बनेगा, दो पोलराइजर है। ऑर्थोगोनल हो भी से यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, बट इवेंचुअली इसका एंगल कितना है 45 है दोनों के साथ ही, तो दोनों के साथ 45 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा I0/2 cos² 45, यहाँ पे भी I0/2 cos² 45, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन गया तुम्हारा I0/4, हर दोनों I0/4 बन गए। अब यहाँ से जैसे ही कोई जाएगा, हमें पता है कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है रिजल्टेंट वो क्या हो जाता है 4I0 cos² ∆φ/2। अब ∆φ को निकालना होगा, हमको पता है कि ∆φ का वैल्यू क्या होता है 2π/λ ∆x। ∆x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 2π/λ टाइम्स ऑफ λ/3 विच इज़ कितना 2π/3। तो यहाँ से आप निकाल लो, यहाँ पे I0 का वैल्यू क्या है बेसिकली, मतलब यहाँ पे I0 बता दो इसको वरना कन्फ्यूजन होगा। I0 का वैल्यू क्या है I0/4 है, cos² ∆φ/2 का वैल्यू हो जाएगा π/3, cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 मीन्स हाफ, हाफ का 1/4 आ जाएगा, आंसर बचेगा बस I0/4। तो 3 ऑप्शन है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 ऑप्शन में क्वेश्चन। 12th का सवाल है YDAC का। चलो 17th क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। Hot body is placed in the surrounding of temperature 16 degree. During first 4 minutes, its temperature falls from 40 to 24. बढ़िया। Temperature after 4 minutes। अच्छा ये तो उसका सवाल आ गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल आ गया है, ठीक है। चलो इसमें इक्वेशन लिख लेते हैं हम पहले। क्या था dt/dt इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ t माइनस टी सराउंडिंग ना।
और इसका एक अलग फार्मूला है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बाई टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी फाइनल प्लस टी इनिशियल बाई टू, मतलब विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस टी सराउंडिंग, ये लिख सकते हैं ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, पहले 4 मिनट में टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 40 से 24, तो 40 माइनस 24 बाई 4 टाइम्स ऑफ 60 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 40 प्लस 24 बाई 2 माइनस 16, यहाँ से के का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, पूछा गया है कि इसका टेम्परेचर 4 मिनट बाद कितना होगा। तो 4 मिनट बाद के लिए एक काम करते हैं, और 4 मिनट बाद ना, ठीक है, तो और 4 मिनट कितना ड्रॉप करेगा वो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, टी माइनस 40 लिख लो डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ 60 इज इक्वल टू के, वापस आ जाएगा यहाँ पे टी प्लस 40 बाई 2 माइनस 16, डिवाइड कर दो यार सीधा। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 44 बाई 60 कट जाएगा, 4 टाइम्स 60, 40 माइनस 24 बच जाएगा 16 डिवाइडेड बाई टी माइनस 40, ऊपर बच जाएगा 64 माइनस 32 डिवाइडेड बाई, अगर 2 सेल्सियम किया, टी प्लस 40 माइनस 32। तो यहाँ पे आ गया 16 बाई टी माइनस 40 इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई टी प्लस 8। तो 16t प्लस 16 टाइम्स ऑफ 8 128, 32t माइनस 1280, बड़ा सा वैल्यू आ गया यार। 16t आ गया यहाँ पे 1280 प्लस कितना 128 विच इज़ 8 टाइम्स ऑफ 0 4 1408। कैंसिल करते हैं यार इसको, टी से देखते कितना आता है, 1408 बाई 16, 2 से कैंसिल करते हैं, 8 बन जाएगा, 2 से बन जाएगा 704, 2 से बन जाएगा 4, 2 से बन जाएगा 3 5 2, 2 से 2, 2 से 6, 2 से 88, कुछ गलती कर दिया क्या मैंने, फर्स्ट 4 मिनट का दिया था, टी से 40 का पूछा गया था, ओह बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, 40 से 24 पे ड्रॉप किया है, ये उल्टा है यार, फाइनल 24 है, इनिशियल 40 है, तो यहाँ पे 24 आएगा ना, ये कैसे गलती कर दी मैंने, तो टी प्लस 24 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 16, यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस 24, यहाँ पे हो जाएगा टी प्लस 24, यहाँ पे वापस माइनस 16, उतने मेजर गलती नहीं है, मतलब मुझे सेकंड में तो टाइम नहीं लगेगा, ऊपर 32 बनेगा, यहाँ पे टी माइनस 8 हो जाएगा बस, यहाँ पे माइनस 16 टी बन जाएगा आपका, यहाँ पे ये प्लस वही रहेगा, यहाँ पे बस 32 टी होगा, यहाँ पे माइनस 1280 होगा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा चेंज होगा, 32 इंटू 24 हो जाएगा ना यहाँ पे 64 माइनस 32, हाँ 32 बचेगा यहाँ पे, तो 32 टाइम्स ऑफ 24 कितना हो जाता है देख लो एक बार, ये हो गया 1368, तो ये 1368 बन गया, तो ये हो जाएगा 4080, थोड़ा बड़ा वैल्यू हो गया, सही है, थोड़ा सेंसिबल भी है, तो 1368 प्लस 128, ये हो जाएगा 91496। अब डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो टी बन गया आपका 1496 डिवाइडेड बाई 148 ना, 2 से 74 हो जाएगा, ये 2 से 748, 2 से 37, 2 से 374, 374, तो ये क्या हो जाएगा 10 पॉइंट समथिंग बन जाएगा ना, आई थिंक कुछ है ऑप्शन में 10 पॉइंट समथिंग, 10 डिग्री तो है ऑप्शन में। चलो आगे बढ़ते इसको मार्क करके। अच्छा क्वेश्चन था 11th पे थर्मो के ऊपर, क्योंकि बहुत टाइम से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टीफेंस लॉ से क्वेश्चन आ चुका था, बट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से अब तक क्वेश्चन नहीं आया था, मार्क कर लो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैज करंट आई एंड इट्स रेडियस ए, चूज द करेक्ट ग्राफ फॉर बी वर्सेस दिस वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। ठीक है, तो अंदर जो फील्ड होता है उसका ज़ीरो होता है, और ज़ीरो के बाद वो सीधा ड्रॉप करता है ना,
लॉन्ग वायर बोला गया है, उसका सरफेस डेंसिटी कुछ बोला नहीं गया है, तो वो डिपेंड कर जाएगा यार कैसा वॉल्यूम के मतलब वो हॉलो वायर है या फिर सॉलिड वायर है, वो डिपेंड कर जाएगा। अगर हॉलो होगा तो आंसर ये बन जाएगा, अगर सॉलिड होगा तो आंसर ये बन जाएगा, तो दैट डिपेंड्स थोड़ा सा, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन पे थोड़ा सा मेंशन करना चाहिए इस पर, बट स्टिल ये 12th का सवाल है और मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोस्टली सॉलिड में कर रहा होगा तो ऑप्शन बी को ही मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, बस स्टिल थोड़ा ज़्यादा थोड़ा अच्छे से मेंशन करना चाहिए इसमें। चलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल दिया गया है, वेयर इज द टाइम इज दिस, मैग्नेटिक इंटरेक्शन वेलोसिटी, बहुत सिंपल सवाल है। आर वेक्टर दिया है 5t² आई कैप माइनस 5t जे कैप, तो वी वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा 10t आई कैप माइनस 5 जे कैप, तो 2 सेकंड पे क्या हो जाएगा इसका 20 आई कैप माइनस 5 जे कैप। तो मुझे अगर इसका मॉड चाहिए, क्या हो जाएगा इसका 425 है ना, तो 425 क्या हो जाता है यार, 4 to 5 का अगर हम देखें तो 5 ये 17, तो इसका बन जाएगा आंसर 5√17। तो सारे ही ऑप्शन में 5√17 है ही। अब अगर एंगल देख ले, हम एंगल की बात करें, tan इनवर्स 1/4 बन जाएगा 5/20। tan इनवर्स 1/4 किसके साथ है यार, ये एक्स के साथ है, तो वाई के साथ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4 उल्टा हो जाएगा ना यार। कौन से डायरेक्शन में है ये नेगेटिव वाई में है, नेगेटिव वाई में पॉजिटिव एक्स में है, तो ये एंगल आपका आ जाएगा tan इनवर्स 4, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/4, तो विथ वाई एक्सिस आंसर हो गया tan इनवर्स 4। बढ़िया, सेकंड ऑप्शन मार्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल था, 11th का क्वेश्चन है, वेक्टर पे बेस्ड है या काइनेमेटिक्स बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस ऑफ आई ए माइनस आई बी if n charges move in circular paths with omega and there are 2 ampere loops are given where IA is net current passing through ampere loop A1 कहाँ पे है यार, ठीक है, and IB is the net current passing through the loop B, ठीक है। लूप ये दिया है और लूप ए वो दिया है ना, ठीक है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बी के थ्रू बस एक ही चार्ज पास करेगा, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ए के थ्रू बस एक ही बी के थ्रू 2 चार्ज पास करेगा और ए के थ्रू 1 चार्ज पास करेगा, वैसा है ना इसमें, ठीक है। तो आई बी तो यार 0 ही हो जाएगा ना, एक चार्ज वैसे जा रहा है, एक चार्ज वैसे जा रहा है, तो नेट करंट तो 0 हो गया थ्रू बी, करंट ए में रहेगा, ए में बस एक चार्ज पास करता रहेगा, तो आई ए क्या हो जाएगा तुम्हारा Q/T, और टी का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 2π/ω, तो ये हो गया Q⍵/2π, और एक ही टाइम पीरियड में यहाँ पे n चार्जेस पास करोगे, एक चार्ज पास नहीं करेगा, मतलब एट ए टाइम एक पास करेगा, तो इन टी टाइम पीरियड यहाँ पे n चार्ज पास कर रहा होगा, तो यहाँ पे n डाल दो, तो और बट आई बी में क्या होगा, जैसे ही एक चार्ज पास करेगा एक चार्ज उसमें एग्जिट भी करेगा, तो नेट करंट उसमें क्या हो जाएगा 0, तो आई ए माइनस आई बी का वैल्यू आ जाएगा आपका N⍵/2π। सिंपल सवाल था, 12th का सवाल है मैग्नेटिज्म का, समझ गए ना आप। वापस एक बार बोल देता हूँ मैं, जो बी वाला लूप है ना, इससे मान लो एक क्यू चार्ज अंदर घुस रहा है, तो एक क्यू तो बाहर भी जा रहा है ना यार, तो अगर एक करंट इस तरफ हुआ एक करंट ऐसे भी हो गया, तो 2 करंट कैंसिल आउट हो गया ना, तो आई इंटरनल कुछ बचेगा ही नहीं। बट अगर आप ए को ऑब्जर्व करो, आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा कि यहाँ पे चार्ज बस एक ही तरफ जा रहा है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो एक नेट करंट रह जाएगा, और कैपिटल टी टाइम में n चार्जेस अगर इनसाइड जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा N⍵/टाइम पीरियड हो गया 2π/ω, बन गया सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया है x का एक्सप्रेशन x0 sin² t/2, बढ़िया, x0 के वैल्यू 1 भी डाल दिया गया है, बहुत बढ़िया। अब मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस x का रिलेशन, तो v क्या हो जाएगा आपका, v हो जाएगा dx/dt, तो ये आ गया आपका 2 sin t/2 cos t/2 टाइम्स ऑफ हाफ, क्योंकि चेन रूल से हाफ पे आएगा, तो sin t/2 cos t/2 बन गया, तो यहाँ से v का एक्सप्रेशन आ गया, हाफ से डिवाइड करो तो ये sin t बन जाएगा, तो मुझे v² चाहिए, लेकिन एक काम करो यार, ऐसे इससे और भी थोड़ा इजी वे होगा, अब v² निकाल लो, v² क्या हो जाएगा sin² t/2 टाइम्स ऑफ cos² t/2, लिख सकते हैं ना, sin² t/2 हो जाएगा आपका x, cos² हो जाएगा 1 - x,
हाँ सही बात है ना। 1 - sin² क्या होता है, cos²। तो v² जो है इसमें अगर m मल्टीप्लाई कर दोगे, के ई क्या लिखोगे आप, ½ mv² इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ m टाइम्स ऑफ x 1 - x। तो आपका y का एक्सप्रेशन बन गया। अगर x ग्राफ देखो मैं, y क्या हो जाएगा, ½ mx 1 - x, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो आपको दिख जाएगा x का वैल्यू 0 है तो y 0 है। तो ये ऑप्शन तो क्या कटा, ये भी कटा, इन दोनों में से एक होगा। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 है। दोनों ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है। अब आपको देखना होगा कि 0 से हाफ में वो ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो देखना होगा ना आपको। एक बार देख लो कि इसमें जो डबल डेरिवेटिव से हमें चेक करना होगा इसमें यार। तो बट ये क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन है ना, ऐसे शार्प पॉइंट तो नहीं आएगा। तो हाफ m ये क्या हो जाएगा आपका, x - x²। x - x² मतलब ये बेसिकली हमें इसका ग्राफ देखना है ना, इसी पॉइंट का देखना है हमको। तो अगर x - x² को मैं देख लूँ बहुत ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव पैराबोला हो जाएगा। नेगेटिव पैराबोला होगा तो मतलब आंसर ये बन जाएगा 3। ठीक है, तो मैथ्स का सवाल थोड़ा सा इन्वॉल्व था इसमें, बट हाँ ग्राफ का ही बोल सकता हूँ, बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन था ये, 11th का ही टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या होता है उसका, एच म्यू इज इक्वल टू फाई प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी। तो ई वी क्या हो जाएगा आपका, एच न्यू माइनस फाई, है ना। तो ये हो गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल v इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस फाइव। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m का वैल्यू क्या हो गया, h बाई ई, c का वैल्यू क्या हो गया, -5। तो स्लोप हो गया h बाई ई, d क्या होता है, d तो कुछ दिया ही नहीं है, d क्या दिया है, ग्राफ इज लीनियर, सही बात है। h इज रिलेटेड टू स्लोप, ये भी सही बात है। टू फाइंड d वी डोंट रिक्वायर h, d क्या है लेकिन, स्लोप इज d बाई एच, ये तो नहीं होगा। टू फाइंड d वी डोंट रिक्वायर h, ये भी नहीं पता क्या मीन कर रहा है इसमें। बट इन दोनों में बेटर कौन सा होगा, अगर बेटर मैं मानूँ, बेटर मुझे वही दिख रहा है कि ग्राफ इज़ लीनियर, स्लोप से रिलेटेड तो है डेफिनेटली, बट ठीक है, मतलब मुझे बेटर ऑप्शन यही लग रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर फ्रीक्वेंसी से मैं रिलेट करूँ तो वो h बाई ई -5 आ रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है, क्योंकि h और एक कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट ही है, तो इसको मान के आगे चल सकते हैं। बट हाँ थर्ड ऑप्शन भी तो स्केप्टिकल है, वो आंसर बन सकता है। तो वो 12th का टॉपिक हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन। हो सकता है कि ऑप्शन 3 थोड़ा अलग हो, यहाँ पे कुछ और दिया है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं उस पर। 24th का देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इनसाइड द सोलेनॉइड विद द टाइम पीरियड ऑफ दिस, टी दिया है, करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज 1 एम्पियर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। करंट का वैल्यू क्या है, करंट का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पूरे सोलेनॉइड में 1 एम्पियर दिया है ना, और सर्कुलर पाथ इनसाइड अ टाइम सोलेनॉइड द टाइम पीरियड ऑफ दिस, टाइम पीरियड दे दिया गया है। ठीक है, मतलब ये एक घूमने में इसको 75 नैनोसेकंड चाहिए। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे n टर्न्स है, तो n टर्न्स घूमने में कितना टाइम लगेगा उसको, n टाइम्स ऑफ 75 नैनोसेकंड। ठीक है, और अगर इतना टाइम उसको लग गया, करंट क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इज इक्वल टू, ये 1 एम्पियर है ना, हाँ 1 एम्पियर है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ पूछा है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इस पर, 1 एम्पियर तो कितना चार्ज पास किया ना एक टाइम पे। तो अगर मैं मान लूँ कि एक ही इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पास किया n टर्न्स के थ्रू, v भी कुछ नहीं दिया उसका। अच्छा सवाल दिख रहा है यार, इसका v भी कुछ बना नहीं है, तो कुछ मिस कर रहा हूँ क्या। इलेक्ट्रॉन दिया है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका टाइम पीरियड भी दिया गया है। तो अगर मैं उसका
एक बार देखते हैं, अगर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πm/, मतलब टी क्या होता है, 2πm/क्यू भी है ना। हाँ, टाइम पीरियड से मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से मैं आसानी से लगा सकता हूँ फार्मूला करंट का। तो ये आ गया क्यू टी, बी का वैल्यू। और जैसे मुझे बी आ गया, मुझे ये दिख गया कि हाँ बी का वैल्यू मुझे पता है, तो बी का वैल्यू ये भी होता है ना, म्यू नॉट एन टाइम्स ऑफ आई, और एन ही हमें चाहिए। तो एन क्या हो जाएगा, 2πm म्यू नॉट आई क्यू टाइम्स ऑफ टी। हाँ, यहाँ से बन जाएगा। तो 2π टाइम्स ऑफ m क्या हो जाएगा, 1.9.1, 10⁻31। म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 4π 10⁻7। आई का वैल्यू हो गया 1 एम्पियर। क्यू का वैल्यू हो गया 1.6 10⁻19। और टी का वैल्यू हो गया 75 नैनो सेकेंड, मतलब 10⁻3, सॉरी -9। ठीक है, ये आ गया, 2 कैंसल्स आउट। तो 9.1/1.6 मतलब 91/32 इंटू, ये तो बहुत घटिया कैलकुलेशन है, 1/75 इंटू 10⁻31 प्लस 28 प्लस 7 है ना। तो यहाँ से बन जाएगा 10⁻4। तो 91/32 इंटू 75 टाइम्स ऑफ 10⁻4 है ना। सॉल्व करते हैं, चलो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो एक अलग बात है इसमें। चलो ठीक है, देखते हैं, बिना सॉल्व के तो नहीं हटने वाले हम लोग। 32 टाइम्स ऑफ 75, ये हो जाएगा 160, 2 तो ये बन जाएगा आपका 2400। ठीक है, तो ये आपका आ गया 91/2400 टाइम्स ऑफ 10⁻4। तो 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻2 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 91/24 चाहिए हमको, ये आसानी से हो जाएगा। इसमें अगर 4 से हम डिवाइड कर दें, 3 से कर दें, 72, 9 आ गया यहाँ पे, 1 आ गया यहाँ पे, पॉइंट, ये हो गया 3। ठीक है, ऑप्शन पे दिख रहा है कि 8 बन रहा है, तो 3.8 इंटू 10⁻2। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 38 इंटू 3.8 बन रहा है क्या, हाँ 3.8 बन रहा है। या 10⁻3 दिया ऑप्शन में, मेरा 2 आ रहा है। क्या गलती कर दिया भैया मैंने। 28 + 7 हो जाएगा आपका 35, 35 - 31 4 बन जाएगा, 2400, 10⁻2 हो जाएगा यहाँ पे। थ्री 3.8 10⁻2 आ रहा है यार। कुछ हुआ क्या पे गलती। 2πm का वैल्यू दिया है 31, 4 - 7 भी सही है। आई का वैल्यू 1 एम्पेयर भी सही है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है 1.6 10⁻19 भी सही है। कुछ गलती दिख ही नहीं रहा यार। 75 10⁻9 भी सही है नैनो सेकेंड पे। तो -19 -9 28 + 7 35, 4 रहेगा ऊपर, 0.1 कैंसल्स आउट, तो ये 32 बन जाएगा, ये 75 बन जाएगा, ये 3.8 बन गया। ये सही लग रहा है कैलकुलेशन, तो गलत नहीं लग रहा मुझे कुछ। पाई भी कैंसिल आउट हो गया, सही है यार। आई थिंक कुछ कैलकुलेशन में इशू होगा इसमें, मुझे कुछ गलती नहीं लग रही क्वेश्चन पे। ठीक है, मान लो सही है, और आंसर ऐसे कुछ बनेगा। एक बार आप भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, बट आई थिंक यही सही होगा। ठीक है, मेथड यही होगा। ठीक है, चलो अब मटेरियल एज बल्क मॉड्यूलस ऑफ दिस दिया है, तो इसका लिख लेते हैं। बढ़िया, फ्लूइड। एक बहुत टाइम बाद एक क्वेश्चन सॉलिड मैकेनिक्स का आ गया। मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो पे कि इलास्टिसिटी अच्छे से रिवाइज कर देना, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस दिया है कितना, 25 10⁻11। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दिया है ΔV/V टाइम्स ऑफ 100 दिया है 0.2। एक्सेस प्रेशर अप्लाइड पूछा गया है, तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, B ΔV/V। तो सिंपल सवाल है, 25 10⁻11 टाइम्स ऑफ 0.2 बाई 10 करो, ये 50 बनेगा, 5 10⁻11। तो ऑप्शन न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना। कुछ गलती नहीं हुई, एक बार चेक कर लो। ओ, एक गलती हो गई है, 0.2 ये परसेंट पे है, बाई 100 करना होगा इसमें।
तो यहाँ पे 1/100 और एक होगा बाई 100, तो आंसर बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 10⁹। ये कौन सा है? ऑप्शन बी। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं इसमें भी। तो ये हो गया हमारा 11th का सवाल और इलास्टिसिटी पे। बढ़िया पेपर था यार, मुझे अब तक का सबसे अच्छा पेपर ये लगा 24 जैन का जो शिफ्ट 2 का पेपर है। अच्छे सवाल थे यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन थोड़े हटके से थे। जो लेंस वाला क्वेश्चन था दैट वाज नाइस, लास्ट सवाल था। ऐसा हमने एक भी पेपर में हमें 25 सवाल नहीं मिला था। इस पेपर में क्योंकि हमने बहुत टाइम बाद ये शूट किया है, 25 सवाल हमारे पास रेडी थे। तो देख लो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छे से टच किया गया है। जो क्वेश्चन था वो वाला क्वेश्चन जो था लेंस वाला अच्छा क्वेश्चन था। जो मॉडर्न फेस में जो EPC का EPM का जो रिलेशन पूछा था दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। फिर इसके ऊपर जो ये वाला क्वेश्चन था ये भी थोड़ा सा हटके था, क्योंकि यहाँ पे वो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे वो टाइम पीरियड के साथ हम लोग एन को रिलेट करें। इट वाज अ गुड क्वेश्चन। फिर ऊपर अगर देख ले ये तो ठीक है, यहाँ पे कुछ अच्छा, हाँ यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा अलग सा सवाल पूछ लिया था, जो कि जनरली नीट के बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स नहीं होता, बट जो मोस्टली फिजिक्स और केमिस्ट्री के भरोसे एग्जाम देने आते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ बन सकता है। बट इन जनरल जिनका मैथ्स है उनसे तो बन गया होगा ये क्वेश्चन। ये भी थोड़ा सा हटके नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा अलग था, मतलब डायरेक्ट नहीं था, थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें भी। ठीक है, ये डायरेक्ट सवाल था, ये भी ठीक था। लॉ ऑफ कूलिंग पे सवाल पूछा गया था, पहले नहीं पूछा गया था इस पे सवाल। इसमें भी YDC में थोड़ा सा पोलराइजर का कॉन्सेप्ट इंसर्ट करके थोड़ा सा डिफरेंट सवाल बनाने का ट्राई किया गया है। तो पोलराइजेशन भी एक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया है, तो उसमें आपको ज़रूर देखना है। स्टैटिक्स सवाल आई थिंक कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे भी है कि क्वेश्चन सही है गलत है। बट ओवरऑल मुझे बस इन सब चीज़ों में थोड़ा सा लगा कि देख सकते हो आप, और बाकी तो कुछ नहीं था आई थिंक। हाँ, बाकी मोस्टली सेम ही था। मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए इस पेपर के बाद। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारा चीज़ बता दिया है पहले पेपर्स पे, तो ऑब्वियसली मैं इसमें भी कुछ बोलने वाला हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स ऑफ दिस पेपर, क्या क्या आ सकता है, ताकि आप रिग्रेट ना करो बाद में। फर्स्ट थिंग ऑन द टॉप ऑफ द माइंड जो मुझे आ रहा है वो है कि आप रिवाइज कर लेना सॉलिड मैकेनिक्स। क्वेश्चन बहुत कम टच किया गया है यहाँ से। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, मान लो मॉड्यूलस रिलेटेड, वो सब आप देख लेना। वो ग्राफ एक बार देख लेना सेपरेटली जो पूछा गया है, जो है सॉलिड मैकेनिक्स पे, वो ग्राफ एक बार देख लेना। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, देन पोलराइजेशन पे अब तक सवाल नहीं पूछा गया था, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है यहाँ पे पोलराइजेशन, तो थोड़ा केयरफुल रहना इस क्वेश्चन पे। ठीक है, डिफ्रैक्शन अब तक नहीं पूछा गया है, तो यू शुड लुक ऑन इट। लॉ ऑफ कूलिंग इज़ अ ग्रेट टॉपिक जहाँ से बस एक क्वेश्चन पूछा गया है, अभी शायद आगे भी पूछा जाए। मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे अब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ऑर्गन पाइप पे पूछा गया है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग अब तक नहीं पूछा गया है, तो एक बार वो पार्ट देख लेना आप। ठीक है, तो ऊपर से मैं अगर बताऊँ तो ये सब कुछ टॉपिक्स जो आपको एक बार वापस रिवाइज करना है। एनीवेज मैं सारा पेपर अब तक मैंने जितने भी एनालाइज कर लिया है, कल से वापस पेपर्स चालू हो रहे हैं, जितने भी मैंने पेपर एनालाइज कर लिया मैं उन सबका एक टॉपिक लिस्ट डाउन करके मैं शेयर कर दूंगा। वीडियो का टाइम, अगर वीडियो बनाने का टाइम मुझे मिले तो मैं वो बना दूंगा, बट मोस्टली मैं एक PDF या फिर कुछ एक PPT डाल दूंगा जहाँ से आप लोग देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपको अलग से रिवाइज करने की ज़रूरत है, या कौन सा टॉपिक आपको अलग से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्ज़ाम। तो चलो मिलते हैं वापस।